नमस्कार साथियों, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच से मैं ऐश्वर्य अग्रवाल एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 को संपन्न हुए 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और मुझे आपके समक्ष आने में थोड़ी देरी हो चुकी है, क्योंकि देर से जरूर आया हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। विभिन्न स्रोतों के द्वारा जारी किए हुए आंसर की के माध्यम से आपने अपने उत्तर का मिलान कर लिया होगा। तो एक चीज तो तय है, आज के इस वीडियो में मैं आंसर की पे चर्चा नहीं करूंगा। मतलब मेरा जो ये वीडियो है ये आंसर की पे बेस्ड नहीं है, ना ही कट ऑफ पे मैं ज्यादा डिस्कस करने वाला हूं, वो ऑलरेडी आपने विभिन्न स्रोतों से देख लिया है। ठीक है, आज का मेरा वीडियो जो है वो कंप्लीट एनालिसिस पोर्शन होने वाला है इसी प्रश्न पत्र का। जी हां, लेकिन ये बेस्ड होगा उन छात्रों के एक्सपीरियंस पे जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला हुआ है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस वर्ष की तैयारी शुरू कर सकते हो आगामी परीक्षा के लिए। चलिए शुरू करें। तो आज का वीडियो होने वाला है कंप्लीट एनालिसिस पोर्शन पेपर 1, मतलब सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। उसमें भी हम छत्तीसगढ़ का पोर्शन उठा रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो 50 प्रश्न थे उस पर, इंडियन जीएस की बात बाद में कर लेंगे। ओके, तो जानिए प्रश्न कहां से आए हैं। पहला पॉइंट, प्रश्न कहां से आए हैं। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझता हूं, हम सभी को पता है कहां से आए हैं, जो कॉमन सोर्स है उससे। ठीक है, लेकिन बात जरूर करेंगे उस पर। दूसरा पॉइंट, आगे के संभावित प्रश्न और रणनीति क्या होगी। संभावित प्रश्न मतलब प्रश्न नहीं बताऊंगा अभी, मैं बताऊंगा आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखेंगे जिससे आगे की जो परीक्षा होगी वो इजी हो हमारे लिए। तीसरा पॉइंट है सीजीपीएससी की गैर जिम्मेदारी, जो हर वर्ष देखने को मिलती है। कभी गलत प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, कभी ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जिनको नहीं पढ़ा जा सकता कहीं से भी। क्या ऐसे प्रश्नों की चिंता हमें करनी है आगे के लिए, इन सब पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को एग्जाम्पल बनाते हुए हम देखेंगे ये आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बिंदुओं पे जिसको ध्यान में रख के आपको इस वर्ष की तैयारी शुरू करनी है। तो देखो लिखा है टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक, मतलब बहुत ही बड़ा बात लिख दिया है यहाँ पर, सीजीपीएससी के चक्रव्यूह को कैसे तोड़े। तो भैया ये चक्रव्यूह क्या है। चक्रव्यूह ये देखो, जैसे मान लेते इस वर्ष का कुछ पैटर्न में प्रश्न पूछ दिया, अब उसी पैटर्न को ध्यान में रख के क्या करेंगे छात्र जो है सभी, वो अगले वर्ष की तैयारी करेंगे। अगले वर्ष कुछ और पैटर्न ले आएगा, है ना। तो ये है चक्रव्यूह, वो बार बार अपना पैटर्न बदलेगा ही। उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे मैं सीजीपीएससी के पैटर्न को पकड़ूं जो आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं चक्रव्यूह में। तो उसको कैसे भेदना है, उसके कुछ पॉइंट्स है। जैसे मैंने कहा, इसका आधार जो है, ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये उन छात्रों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा निकाली हुई है कभी ना कभी, या पूरा एग्जाम भी निकाला है, उनके एक्सपीरियंस है ये। चलिए डिस्कशन करते हैं दोस्तों। देखिए पहला पॉइंट ध्यान रखें, जो छात्र तैयारी करने जा रहे हैं इस वर्ष की, शुरू करने से पहले ये देखिएगा जरूर, नॉर्मल स्टडी फ्रॉम कॉमन सोर्सेस। चाहे प्रश्न पत्र कैसे भी आए, चाहे पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र था डिफिकल्ट था, इस बार का प्रश्न पत्र पिछले वर्ष के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है, पिछले वर्ष के कंपैरिजन में। चाहे आगामी वर्ष का जैसा भी आए, ज्यादा इजी आ जाए या डिफिकल्ट आ जाए, कैसा भी प्रश्न पत्र आए, आपको नॉर्मल स्टडी करनी है। अब ये नॉर्मल स्टडी है क्या, ये बताइए। चलिए नॉर्मल स्टडी बताते हैं। नॉर्मल स्टडी वो स्टडी है जो हम ज्ञात स्रोतों से, जो प्रचलित स्रोत हैं हमारे तैयारी करने के, उनसे ही हमको तैयारी करनी है। जी हाँ, मैंने बोला नॉर्मल स्टडी, मैंने बोला सुपरफिशियल स्टडी नहीं बोला मैंने बोला नॉर्मल स्टडी। नॉर्मल स्टडी मतलब जो कॉमन सोर्स है, प्रचलित स्रोत हैं जिससे हम तैयारी करते हैं, जो टेक्स्ट बुक है उससे ही हमको तैयारी करनी है। 4 जगह जाके लाइब्रेरी जा रहे हैं, 4 बुक उठा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल स्टडी करिए प्रचलित बुक से, फेमस बुक से, जो अच्छी बुक है उससे। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि वो डेप्थ में हो। ठीक है, डेप्थ में हो। अब ये क्या है, ये सब मैं ऑनलाइन क्लासेस में बताता हूं, पूरा डेप्थ में होना चाहिए। अब पीएससी की परीक्षा जो है वो डेप्थ में जा रही है थोड़ी सी, पिछले 2 वर्ष से ऐसा हो गया है ना। तो डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन नॉर्मल स्टडी करनी है भाई। एकदम से नेट से भी ढूंढ रहे हैं, एएस का भी पढ़ रहे हैं, ये नहीं करना है हमको। नॉर्मल पढ़ाई करनी है। कोई एक सोर्स पकड़ो अच्छा सा, बार बार बोलते सुने होंगे, तो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, बहुत ज्यादा कॉमन सोर्स से नॉर्मल स्टडी करनी है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को जिन छात्रों ने ध्यान में रखा है उन्होंने प्रीलिम्स निकाला है। अब ऐसा करना चाहिए था, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा करना चाहिए था का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो तो पेपर निकल चुका है। ये मेरा जो वीडियो है, ये जो पॉइंट्स है, ये क्या करना चाहिए आगे के लिए वो है, इस बात का भी ध्यान रखें आप। ठीक है, रिवीजन इज द की टू अनलॉक द लॉक। लॉक को खोलने के लिए, मतलब लॉक मतलब जो परीक्षा है उसको क्रैक करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा।
रिवीजन करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ा उसको एक हफ्ते में, फिर एक महीने में, फिर एग्जाम के पहले, फिर एग्जाम के जस्ट पहले। ये 4 लेवल का रिवीजन जरूरी होता है किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। ये भी आपने बार बार सुना होगा, लेकिन ध्यान में नहीं रख पाते हैं। हमको रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ते चले, बस रिवीजन की जरूरत नहीं है। ये गड़बड़ है। तो इन बिंदुओं को आप लिख के नोट करके रख लीजिएगा जरूर, आपके कॉपी के फ्रंट पेज में या चार्ट बना के अपने रूम पे जहां पर आप पढ़ाई करते हैं। प्लीज बात मानिएगा। ये जब आपकी नजरों के सामने रोज दिखाई देगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मुझे फॉलो करके तैयारी करनी है। अब उस रास्ते में चलेंगे आप, ठीक है? और यकीन मानिएगा ये रिजल्ट देगा। डू नॉट, 2 पॉइंट क्लियर है। डू नॉट वंडर इन सर्च ऑफ न्यू। वंडर मतलब भटकना। नए की तलाश में आपको भटकना नहीं है कि नया मैं क्या करूं, सीजीपीएससी तो कुछ भी नया पूछ देता है, मैं ऐसे नए प्रश्नों को कहां से ढूंढूं, कहां से तैयारी करूं। नहीं, मैंने ये पहला पॉइंट बोल दिया ना, कॉमन सोर्सेस, जो प्रचलित स्रोत हैं वहीं से ही आपको तैयारी करनी है, लेकिन डेप्थ में। और जो नए प्रश्न आप ढूंढने जाते हो वो नहीं करना है कि ये मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, 4 वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर का। नहीं। अगर करंट फॉलो कर रहे हो तो एक सोर्स से करो, चाहे यूट्यूब वीडियो हो, मैगजीन हो, जो भी हो। नई की तलाश में आपको एकदम से नहीं भटकना है। उस चक्कर में कॉमन पढ़ाई छूट जाती है, नॉर्मल स्टडी छूट जाती है, और आए सामान्य प्रश्न हम गलत कर बैठते हैं दोस्तों। ये मेरा कहने का तात्पर्य इधर, ठीक? तो डू नॉट वंडर मतलब होता है भटकना इन सर्च ऑफ न्यू, नए के तलाश में। किसी जीपीएससी ने इस बार ये नया प्रश्न पूछ दिया था। जैसे मैं सबसे ज्यादा उदाहरण दूंगा टॉपिक का, किसका? जनजातीय पोर्शन का। जनजातीय पोर्शन में क्या है कि इस बार तो ज्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिला, और जो भी था सामान्य था। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं जो किसी को नहीं पता होता। अब कॉमन स्रोत जो है वही हमारे पास जो कुछ बुक्स आते हैं उसको हम पढ़ते हैं जनजाति के संबंध में। हिंदी ग्रंथ अकादमी हो गई या कोई भी इंस्टीट्यूट की बुक हो गई, है ना, उससे तैयारी कर ले। उसमें भी बहुत ज्यादा है, उसको भी आप कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसको छोड़ के अगर कुछ ऐसा प्रश्न आ गया जो उन सोर्सेस में नहीं था, उसकी चिंता करने लग जाते हैं। अब आप पढ़ते बैठे रहिए लाला जगदलपुरी की बुक या बस्तर का इतिहास या जो भी है जैसा, तो उस केस में क्या होगा कि जो बाकी पोर्शन है वो वीक होता जाएगा आपका। जनजाति पे तो महारत हासिल कर लोगे, 3-4 क्वेश्चन तो बना लोगे, लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन आएंगे वो छूट जाएंगे। तो ये होता है जनजाति पोर्शन में। कोई भी एक नया प्रश्न दिख गया उसको खोजने बैठ जाते हैं और 3-4 बुक उठा के पढ़ देते हैं बस्तर का, जनजाति का। ऐसा नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों की हमको चिंता ही नहीं करनी है। ये स्ट्रेटेजी है टॉपर्स की या एग्जाम क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स की, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। तो नए के तलाश में नहीं भटकना है, जो पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से करो, ठीक है? चलो अगला, व्हाट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड नेक्स्ट ईयर बाय सीजीपीएससी। यार इस बार तो ऐसा पूछ दिया था, अगले बार क्या पूछा गया? ये तो बड़ा चिंता का विषय हो गया, ये भी बहुत चर्चा में होगा। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो ये और चिंता बढ़ जाती है। पिछले बार तो देखो इतना खतरनाक पूछा था यार, इस बार क्या पूछ देगा, उसी को सोचते डिस्कशन करते बैठे। एक स्टूडेंट बता रहा है अब इससे पूछेगा यार देखना, दूसरा बोल रहा नहीं यार अब इससे पूछेगा। वो किसी से भी कुछ भी पोर्शन पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक को ज्यादा वेटेज दे सकता है, किसी भी टॉपिक को कम वेटेज दे सकता है। ये सीजीपीएससी डिसाइड करेगा, आप नहीं। तो इसकी चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है आपको, ठीक है? तो ये क्या लिखा है इन्वर्टेड में, व्हाट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड नेक्स्ट ईयर बाय सीजीपीएससी। ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, इस बात की चिंता आपको नहीं करनी है कि वो किस प्रकार से और कैसे प्रश्न अगले साल पूछेगा। आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, बिना ये सोचे, बिना उसमें समय व्यर्थ किए कि कैसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है? तो ये आपका कंसर्न नहीं होगा। इज नन ऑफ योर कंसर्न, इज नन ऑफ योर कंसर्न, आपका कंसर्न नहीं है, आपकी चिंता की बात ये नहीं है। आइए, डोंट बॉदर, ठीक है, अबाउट रॉन्गली आस्क्ड क्वेश्चंस, डाटाबेस क्वेश्चन और एलियन क्वेश्चंस। अब इसका मतलब ही समझा देता हूं। डोंट बॉदर मतलब ऐसे क्वेश्चन की परवाह हमको नहीं करनी है जो सीजीपीएससी के द्वारा रॉन्गली पूछे गए, गलत तरीके से पूछे गए हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक था, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जो किसी को नहीं पता, ऐसे क्वेश्चन की चिंता नहीं करनी है। डेटाबेस के जो कुछ क्वेश्चन है मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन है जिसकी चिंता नहीं करनी होती आपको। एलियन क्वेश्चन एकदम अपरिचित क्वेश्चन जो किसी को नहीं पता, जो तुक्का मारने वाला वो भले सही हो जाए, लेकिन वो तुक्का मारने वाला की एक बात ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन जरूर सीधा सही हो जाएगा। बाकी पोर्शन तो जा रहा है ना उसका पूरा, कभी भी तुक्का से एग्जाम नहीं निकलता वाला, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार के प्रश्नों की चिंता ही नहीं करनी है हमको। मैं ये नहीं बोलता कि सारे डेटा क्वेश्चन बेकार है, कुछ डेटा क्वेश्चन जो सीजीपीएससी इस बार भी पूछा है मैं बताऊंगा, ऐसे प्रश्नों को उदाहरण के सहित बताऊंगा, बोला है ना मैंने, बताऊंगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन की चिंता नहीं करें, उसी में चिंता करते बैठे।
सीजीपीएससी हमेशा 4 प्रश्न गलत करता है, 5 प्रश्न गलत करता है, 6 प्रश्न गलत करता है, 2-4 ऐसे प्रश्न पूछ ही देता है जो कहीं पर भी नहीं मिलते, ऐसे डेटा पूछ देता है जो याद करना संभव ही नहीं है। तो भैया ये तो सभी के लिए समस्या है ना, सभी छात्रों की समस्या है ये। तो अब मान के क्यों नहीं चलते कि जो 100 प्रश्न उसमें 10 प्रश्न ऐसे ही निकलेंगे ही जो गलत तरीके से पूछेगा हो, जिसमें मिस्टेक हो, जिसमें ऐसे प्रश्न हो जो कभी किसी ने नहीं देखा है, मतलब एलियन प्रकार के क्वेश्चन, एलियन अपरिचित, ऐसे 10 क्वेश्चन मान के हमेशा रख लीजिए। तो आपको 100 क्वेश्चन में फाइट नहीं करना है, आपको 90 क्वेश्चन में फाइट करना है। ऐसे क्वेश्चन को तो शुरू से एलिमिनेट मान के चलिए आप, सभी छात्रों के लिए वो इस पे चिंता करते रहते हैं सीजीपीएससी की कैसे यहाँ पर मेंबर है, कैसे इतनी बड़ी संस्था आयोग जो है गलत कर सकता है। अरे क्या करना है भैया, 90 प्रश्न सही है ना, उस पर फोकस करो ना, 90 पे फाइट करो तुम। मुझे बहुत सारी चीजें यही समझ में नहीं आती कि क्यों क्रिटिसाइज करते बैठ जाते हैं। करना तो चाहिए, ठीक है, बड़ा आयोग है, नहीं करना चाहिए मिस्टेक उसको, बट फर्क नहीं पड़ता, ये सभी छात्रों के लिए है, सभी के लिए गलत है, सभी के लिए उस प्रकार के प्रश्न है। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों की चिंता ही नहीं करनी है हमको, 90 क्वेश्चन पे फाइट करना है जो अच्छे हैं, जो सही तरीके से पूछे गए। अगला, What should be the strategy for the question we haven't studied? मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या रणनीति होगी जिसको हमने नहीं पढ़ा है। ये बेस्ड होगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है ये बेस्ड है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए, कोई फैक्ट वाले क्वेश्चन के लिए नहीं। इस बात को ध्यान रखें, फैक्ट वाले क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता कि जो हमने पढ़ा ही नहीं और फैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए रणनीति क्या होगी, उसके लिए कोई रणनीति नहीं होती। उसको अगर आपको पता है तो मार पाओगे, नहीं पता है तो छोड़ दोगे, सीधी बात। ये जो मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए बेस्ड है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको हमने नहीं पढ़ा है लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसके लिए यूज करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कि क्या आंसर नहीं हो सकता। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बहुत बार आपने सुना होगा। ऐसे उत्तर को निष्कासित करिए, ऐसे स्टेटमेंट को निष्कासित करिए जो बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकता, और फिर कोड दिए होते हैं जिसको थोड़ा सा क्रैक करना जो है वो इजी टास्क होता है। इजी मतलब थोड़ा सा हमको क्या है कि गैस वर्क तो करना होता है, लेकिन उसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से किया गया गैस वर्क, कि क्या आंसर नहीं हटा दो, जो बचा है उसमें से कूट देख लो, 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, 50-50 खेल सकते हो। थोड़ा भी अगर थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो उसमें यह तय हो जाएगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की। तो वही है, ये दोनों पॉइंट लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आर इजी टू सॉल्व। कथन आधारित जो प्रश्न होते हैं जिसमें 3-4 कथन दे दिए होते हैं, पूछा जाता है कि केवल एक सही है, 1 या 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सभी सही है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना यकीन मानिए इजी होता है, इजी होता है। लोग उसको डिफिकल्ट मान लेते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दोस्तों इजी होते हैं, सॉल्व करने का तरीका होता है उसका, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपसे। और ये सारी बातें मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस में बताई है छात्रों को, ठीक है। चलिए, तो आगामी जो भी आपकी परीक्षा होगी इन पॉइंट्स को जरूर आपको ध्यान में रखना है। इसको आपके स्टडी रूम में एक चार्ट में बनाकर लिख के रख लेना है और इसको रोज ध्यान में रखना है, मतलब पढ़ने के पहले, पढ़ने के समय, जो भी आप देखें नजर पड़े इस पे बस, ठीक है। चलिए, ये तो ये बातें होंगी जिनको ध्यान में रखना है हमको। अब हम इनका उदाहरण देखेंगे इस बार के पूछे गए प्रश्न पत्र में, ठीक है। सीजीपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स पेपर 1 सीजी का पोर्शन, छत्तीसगढ़ का पोर्शन। आइए चलिए, ये क्वेश्चन है हमारे। आंसर की पे उतनी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बताते चलूंगा, आप देखते चलिएगा। आंसर की आपने मैथ्स तो कर ही लिया होगा। जैसे देखिए, ये है करंट का क्वेश्चन, ठीक है, ये है करंट का क्वेश्चन। करंट का बहुत ज्यादा वेटेज पूछा हुआ था इसमें, करंट का अच्छा खासा वेटेज था। ये सरकार जो है इस बार हमको देखने को मिल रही है, इनका जो वेटेज है एग्जाम में थोड़ा ज्यादा है, मतलब ये जो आयोग है इस सरकार से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। इनके मतलब ज्यादातर जो योजनाएं वगैरह होती है वो ज्यादा पूछते हैं, सरकार ने जो किया है एक्चुअल में एकदम उससे ज्यादा प्रश्न पूछती है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बारे में पूछा, पहली बार शुरू किया गया था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, इससे प्रश्न पूछे ही जाने थे, ये तय था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से। तो इससे प्रश्न पूछ दिए गए थे, किसके बारे में देखो, ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक था इसका आयोजन अलग अलग वर्ग के आधार पर होना था, अलग अलग स्तर पर होना था। जैसे राजीव युवा मितान क्लब, इसके बारे में भी बताया था करंट अफेयर में मैंने। जोन स्तर पर, विकास खंड, जिला स्तर पर, 4 स्तर पर होना था। कौन सी डेट को होना था? सर कहां से करेंगे? करंट अफेयर का सोर्स किसी भी सोर्स से कर लो, मैगजीन से कर लो, यूट्यूब चैनल से देख लो। मैंने अपने करंट अफेयर के सोर्स में ये वीडियो में पढ़ाया हुआ था ये, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, देखिए, लीजिए, ये लिखो, ये देखो जो करंट अफेयर था, ठीक है, उसमें मैंने ये बताया था आपको नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर की सीरीज में, अक्टूबर नवंबर की वीडियो सीरीज में, देख लीजिएगा। तो देखिए, ये उसका स्क्रीनशॉट है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ये पहले मैंने पढ़ाया है ना, ठीक है। तो देखो 6 अक्टूबर 2022 से
शुरू हो रहा है 6 जनवरी 2023 तक। 14 प्रकार के पारंपरिक खेल, खेलों का नाम भी था इसमें पूरा, देखो 14 प्रकार के खेल। ठीक, उसके बाद किस स्तर पर कब से कब हुआ? 6 से 11 अक्टूबर लिखा राज्य युवा मितान क्लब, राज्य लिखा ये राजीव है एक्चुअली में, राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर। फिर 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर जोन स्तर पर, 27 अक्टूबर से 10 नवंबर विकास खंड और 17 नवंबर से 26 नवंबर जिला स्तर पर। तो पहले हुआ राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर, दूसरे नंबर पे जोन स्तर पर, तीसरे नंबर पे विकास खंड स्तर पर और लास्ट में जिला स्तर पर। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता? मैच कर लीजिए, आंसर की आपको पता भी चल गया होगा इससे पहले। ठीक है, देख लीजिए। ए का 1 ही था, जोन स्तर पर दूसरे नंबर पे, जोन स्तर पर दूसरे नंबर पे मतलब 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, तीसरे नंबर पे विकास खंड स्तर पर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर और लास्ट जिला स्तर पर मतलब डी का 4। उसके हिसाब से आप आंसर इसको मैच कर सकते थे। देख लीजिए क्या होता, ये आपके कूट दिए हुए हैं। हाँ, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो बोला ना इजी होता सॉल्व करना, उसमें आप एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जोड़ी मिलाइए। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आपको चलो नहीं भी पता, एक आध अगर कोई भी पता हो ना, अगर यही पता हो जाता कि राजीव युवा मितान क्लब अगर आप पढ़ते कि उसमें सबसे पहले ये शुरू हुआ है और इसमें से कोई एक पता होता, तो 2 पता होने से ये कूट वाले हम प्रश्न बना सकते हैं। तो देखिए ए का 1 3 है, चलो ठीक है, दुविधा है अभी भी। दूसरा जिला स्तर पर 17 नवंबर ही, मतलब डी का 4 ही होने वाला है। तो 2 ऑप्शन अब हो गए A1 और D4 वाले। इसमें आपको ये पता होना ही चाहिए था, मतलब पूरा पूरा इजी होते हैं लेकिन इसमें आपको चाहिए होता है पूरा, इसमें पूरा नॉलेज चाहिए। कुछ हो सकते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि एकदम से 2 पता रहेगा और हमेशा हर क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें पूरे नॉलेज की जरूरत है क्योंकि ये इजी था, ये फेमस था छत्तीसगढ़ी ओलंपिक। जोन स्तर पे दूसरे नंबर पे पूछा गया, कब? 15 अक्टूबर, मतलब बी का होने वाला है 3, बी का होने वाला 3 मतलब आंसर इसका ए। क्लियर? इसका आंसर क्या हो गया? ए। चलिए आगे बढ़े, लीजिए। ये सेट बी का एनालिसिस है, ठीक है, सेट बी। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें 14 खेल सम्मिलित हैं, ये तो आपको बताया मैंने, यही करंट अफेयर की वीडियो देख लीजिए। 14 प्रकार के पारंपरिक खेल इसमें शामिल है, सभी खेल का नाम भी लिखा था इसमें, देख लीजिए। ठीक, तो इसमें 14 खेल है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट भाई, स्टेटमेंट करेक्ट है। गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये फैक्ट हमको नहीं पता, मान लेते हैं नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होगा, ये स्टेटमेंट जो है नहीं पता होगा किसी को। ठीक, क्या करें देखते हैं। गिल्ली डंडा खेल में 2 निर्णायक होते हैं, मतलब रेफरीज, जिसको सुसीरिया कहते हैं, ये भी नहीं पता होगा लोगों को, चलिए मान लेते हैं 2 स्टेटमेंट हमको नहीं पता। बिल्लस खेल इसमें शामिल है, ये पता होना चाहिए था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये, और ये तो पता होना ही चाहिए था। अब ऐसे कूट देख लीजिए जिसमें ये दोनों ऑप्शन हो, मतलब 1 और 4 हो। ठीक है, 1 और 4 होने वाला कौन कौन सा है भाई? इसमें भी है 1 और 4, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो 2 आंसर एलिमिनेट हो गए, बी और डी हो गए। इसी कोट वाले प्रश्न, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे आपको तय करने के लिए। या तो आपको बताना है सभी सही है, या तो आपको बताना है केवल 1 और 2 और 4 सही है, मतलब ये सही है लेकिन सुसीरिया वाला सही नहीं है। तो देखिए अगर ये 2 स्टेटमेंट आपको नहीं पता तो एक चीज देखिए, ये आपको किसी पर्टिकुलर खेल के बारे में पूछ रहा है, अगर ये सुसीरिया ऐड कर दिया तो इसके ज्यादातर सही होने के चांस है। किसी और चीज को लाकर पूछेगा किसी और खेल का, ये चांस थोड़ा सा कम नजर आता है। तो यहां पर 50-50% चांस लेना बनता है स्टूडेंट्स का, करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको रिस्क लेने पड़ेंगे एग्जाम में। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो क्वेश्चन का रेंज जो है वो थोड़ा सा कम बनेगा, आपके मार्क्स जो है एकदम अधर में लटकेंगे, वैसा होता है सिचुएशन, तो थोड़ा रिस्क हमको लेना पड़ता है। ठीक, तो इसमें जो आंसर था ना ये भी सही था, ये तो किसी को नहीं पता था कि गिल्ली की लंबाई इतनी होती है, और ये भी सही था, मतलब चारों इसमें सही थे, आंसर हो जाता है इसका ए। 1 2 3 4 सही है सभी। डेफिनेटली 2 और 3 में हमको यहां गैस वर्क करना पड़ रहा है, 2 ऑप्शन। ठीक है, और 50-50% चारा भी बचा है हमारे पास। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन करंट अफेयर, कॉमन करंट अफेयर, जो करंट अफेयर छोड़ के जाता है, इकोनॉमिक सर्वे छोड़ के जाता है, वो एग्जाम पास नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। चाहे कभी किसी वर्ष वेटेज कम भी हो, तो आपको तो नहीं पता ना वेटेज कम रहेगा, तो आपको करके जाना है। 53 प्रश्न जो पूछा गया था, सेट बी का है, ये मैं पहले से बता रहा हूं आपको, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के बारे में। ये भी मैंने करंट अफेयर की क्लास में कवर किया हुआ था, आइए उसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, ये करंट अफेयर की वीडियो सीरीज में मैंने कवर किया था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से कब तक, ये जब आपका राज्योत्सव चल रहा था उसी समय ये आयोजित हुआ था, 1 से 3 तक। ठीक है, तीसरे नंबर का आयोजित हुआ था, ये तीसरी बार आयोजित हो रहा था।
उसके बारे में मैंने लिखा था, देखो पहली पेज में है, 10 देशों के 100 कलाकार इसमें शामिल हुए थे भारत के अलावा। भारत के अलावा 10 देश शामिल हुए थे और 10 देशों के नाम मैंने लिखे थे। देखो इसमें सभी 10 देशों के नाम लिखे थे और पहली प्रस्तुति किसने दी थी ये भी लिखा था मैंने। ठीक है, सब पढ़ा हुआ था। चलिए वापस आते हैं। तो देखो इसमें कौन सा सही होगा भाई, 10 देश करेक्ट है। ये टोगो, मोजाम्बिक, मंगोलिया, मैंने जो दिखाया उसको देख लीजिएगा एक बार बैक करके। सर्बिया बिल्कुल करेक्ट है। इंडोनेशिया, मालदीव, न्यूजीलैंड, रशिया, इजिप्ट बिल्कुल शामिल है। ये बुरुंडी, युगांडा, सेनेगल, इथियोपिया शामिल नहीं था। तो 1, 2 और 3 सही था। तो 1, 2, 3 को मैच करता हुआ जो हमारा ऑप्शन है वो है डी। तो इस प्रश्न का आंसर होता डी। क्लियर, इस प्रश्न का आंसर क्या होता, डी। क्वेश्चन नंबर 53। क्लियर, बढ़े आगे। कॉमन करंट अफेयर। अब 2 क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ी ओलंपिक से, 2 क्वेश्चन आदिवासी नृत्य महोत्सव से पूछेगा ही पूछेगा भैया, छोड़ के जाने का स्कोप ही नहीं बनता। ये देखो फिर से पूछ दिया। लेकिन ये मैं करंट अफेयर का नहीं मानूंगा अगर कोई करंट अफेयर का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो छत्तीसगढ़ में संपन्न वो कर भी ले। ये चीज थोड़ा मुश्किल है कि कौन से राज्य का जो नृत्य होता है कहां का है। तो मतलब ये करंट का नहीं है, ये है आर्ट एंड कल्चर का, जो हम वैसे ही करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से राज्य का नृत्य क्या होता है, और ये थोड़ा डिटेल में जाना है हमको। तो ये संबंधित है राज्य और उसके पारंपरिक नृत्य से या जनजातीय नृत्य से। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये चिराग नृत्य बोला है, इसको बोलते हैं एक्चुअली में चेराव नृत्य होता है ये एक्चुअली में, जिसको चिराग नृत्य भी बोल देते हैं। ये होता है मिजोरम का। ठीक है, हारुल लिखा है, ये है एक्चुअल में हारुल। मिस्टेक भी किया है, बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक सीजीपीएससी ने। हारुल होता है उत्तराखंड का। ढोल कुनिया होता है कर्नाटक का, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, पारंपरिक नृत्य। और लावा होता है मिजोरम का, सॉरी माफ करो, लक्षद्वीप का। ठीक है, मिजोरम होता है लावा होता है लक्षद्वीप का। अब इसको मैच कर लीजिए, इसको मैच करके हिसाब से आप कूट दे सकते हैं, आंसर की देख सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको बताने का मेरा पर्पस ये है कि कैसे आप सॉल्व करें ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, कहां से करें, ये भी मेरा पूरा एनालिसिस है। चलिए, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात। अब ऐसे प्रश्नों की चिंता करें कि नहीं करें। देखो भेंट मुलाकात बोल दिया, लेकिन देखो प्रश्न इजी ऑप्शन के हिसाब से बोल दिया कि कौन सी निम्नलिखित जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। देखो पहले तो वो जाति थी, ठीक है। यहां पर देखना है निम्नलिखित में से कौन सी जाति को या जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। ठीक है, इसमें 4 आपके दिए, ऑप्शन नहीं है, ये 4 कूट है, मतलब स्टेटमेंट है। मरार, पारधी, गोंड और संथाल। इसमें हमने सभी जातियों, मतलब जनजाति है ये, इसमें से एक जो थी वो जाति थी, सभी के नाम हम जनजाति के तौर पे जानते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट हो गए कंफ्यूज, लेकिन जो कूट था वो इजी था। ये देखो कूट, केवल 1 2 3, केवल 3 और 4, केवल 2, केवल 2 3 4। भैया हमको एक चीज पता है, गोंड पहले से जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है। संथाल भी पहले से अनुसूचित जनजाति है। ये 3 और 4 के बारे में हम डैम श्योर थे कि ये पहले से शामिल थे अनुसूचित जनजाति में, तो इसको फिर से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं बनता। तो आप 3 और 4 को हटा दीजिए, ऐसे ऑप्शन जिसमें 3 और 4 है। पहला हट गया, दूसरा हट गया, डी हट गया, ए हट गया, बी हट गया, डी हट गया, केवल क्या बचा, सी। तो केवल कूट से बन गया हमारे प्रश्न। केवल इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि गोंड और संथाल पहले से अनुसूचित जनजाति में शामिल थे। चलिए मान लिया पारधी में आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पारधी को भी हम जनजाति के तौर पे तो पढ़ते थे, अनुसूचित जनजाति है कि नहीं, ये थोड़ी दिक्कत थी पारधी के लिए, है ना। तो केवल इन 2 को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए जिसमें 3 और 4 ऑप्शन है। एलिमिनेट, 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 क्योंकि इसमें 3 और 4 है, 3 और 4 है, इसमें केवल 3 एलिमिनेट हो गए। बचा क्या, सी। आराम से लोगों ने पारधी मार के आया है। अगर ये केवल नॉलेज नहीं है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये, कि किसी को भी नहीं पता, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि लोगों को पारधी भी जो है वो अनुसूचित जनजाति लगती थी इसके पहले, लेकिन आंसर था पारधी। ठीक, केवल 2 आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, बढ़े आगे। 4 जुलाई 2022 तक भूमिया पोर्टल में कितने व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए भाई। अब ऐसे प्रश्न है जिनको हम बोलते हैं डेटाबेस क्वेश्चन या एलियन क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको चिंता ही नहीं करनी है। ऐसे हजारों आंकड़े हैं इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, हजारों आंकड़े, सबको करना संभव है। अपने मन से पूछिए, अगर आपका मन बोलता है कि हाँ, तो डेटा रखते बैठे रहिए और ऐसे क्वेश्चन की चिंता करिए।
अगर आपका मन बोलता है कि उस 1000 डेटा को कर पाना संभव नहीं है, मन बोलता है ना, तो ऐसे प्रश्नों की चिंता ही करना छोड़िए। तो ऐसे प्रश्नों को हमको देखना ही नहीं था, तो ऐसे प्रश्नों को हम पूरी तरीके से खारिज करते हैं। और जिन छात्रों ने इसको बिना चिंता किए इग्नोर किया है, बहुत अच्छा काम किए हैं, आपको बधाई। मुझे यह लगता है कि किसी इंस्टीट्यूट को इसको फुटेज भी नहीं देना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को सीधा बाहर करो, क्योंकि नहीं पता होगा लोगों को। जिनको पता है भाई महारथी, मैं ऐसे महारथियों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य छात्रों की बात कर रहा हूं। सामान्य छात्रों को ऐसे प्रश्नों को ध्यान नहीं देना है। लेकिन हर डेटा प्रश्न खराब नहीं होता। आगे कुछ डेटा के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो वो अच्छे हैं, ठीक है। ऐसे प्रकार के डेटा के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कितने वन अधिकार पत्र अपलोड किए गए, इससे पीएससी की गैर जिम्मेदाराना हरकत, कृत्य नजर आते हैं, जो सिर्फ छात्रों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूछता है। तो आपको आगे से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ऐसे प्रश्नों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा देखो भेंट मुलाकात, जैसे कि मैंने कहा सीजीपीएससी जो है, आयोग जो है, इस सरकार से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है और उनके ज्यादातर जो कार्यक्रम होते हैं उससे प्रश्न पूछ देते हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए था। लोग बोल रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, ये है वो है। अब सीजीपीएससी है, हो सकता है राजनीति से प्रेरित तो रहेगी, ये तो हर कोई जानता है, इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीजें जो राजनीति से प्रेरित नहीं है भाई, हर एक चीजें राजनीति से प्रेरित है। तो छात्रों को हमारा फर्ज ये बनता है, हम शिक्षक और हम छात्रों का, मतलब जो भी शिक्षक है अपने छात्रों को बताएं, राजनीति में राजनीतिक मुद्दा है, ये है वो है, इसमें ना पड़े, ठीक है। फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे, नहीं करना है ऐसे प्रश्नों की चिंता। अब भेंट मुलाकात, इतने सारे भेंट मुलाकात हुए। अब देखो ये प्रश्न क्यों पूछा गया, ये प्रश्न इसलिए पूछा गया ना, क्योंकि भेंट मुलाकात पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि मुख्यमंत्री आम जनता से बात कर रहा था। तो मुख्यमंत्री चाहते थे कि भैया ये प्रश्न जनता जाने, स्टूडेंट जाने इसके बारे में, इसका ये प्रश्न पूछा गया, क्योंकि जनता से वार्तालाप हो रहा था ना इसमें सीधे मुख्यमंत्री का, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि ये जाने, इस कारण पूछा गया। लेकिन इतने सारे भेंट मुलाकात हुए, हर किसी का डेट तो जानना संभव नहीं है ना। तो ऐसे प्रश्नों को भी बिल्कुल जानना जरूरी नहीं है। बहुत कम लोगों को पता होगा, जिनको पता होगा बहुत ही कम संख्या में होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी ऐसे प्रश्नों की, ठीक है, सीधा एलिमिनेट, ठीक। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना था। अब देखो ये राजनीति से प्रेरित है नहीं है, इस पे मैं नहीं बोलूंगा, आपको करना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं है, लेकिन ये प्रश्न बनता है सॉल्व करना कैसे। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने गौठान का, गोधन न्याय योजना के तहत गौठान का विजिट किया, ठीक है। तो पूछ दिया गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया, विजिट किया। तो ये फेमस था। जैसे देखो मैं अपनी क्लास में बताता हूँ कि कभी कभी आप जैसे शहर में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, जहां पर सरकार का बैनर लगा होता है बड़ा बड़ा, है ना उस बैनर को भी पढ़िएगा कि कौन सी योजना है। बहुत सारी जो योजनाओं की तैयारी वहीं से हो जाती है। मैंने बोला है स्टूडेंट को अपनी क्लास में, और ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रचार करती है अपनी योजनाओं का सरकार बड़े बड़े बैनर के माध्यम से, उस बैनर को बिल्कुल नजर करते जाइए। मैंने ये बोला था। और ये ना बड़े बड़े बैनर में रघुराम राजन जब रायपुर आए थे, माफ कीजिए, हाँ रायपुर आए थे, तो उनकी फोटो के साथ किस गौठान में उन्होंने भ्रमण किया इसका पूरा बैनर लगा हुआ था। और गांव का नाम है नवा गांव, ठीक है, गांव का नाम है नवा गांव। क्लियर, आंसर सी। बढ़े आगे। तो वो बैनर पोस्टर को भी ध्यान रखना जिसमें सरकार की योजनाएं होती है दोस्तों, ठीक है। चलते फिरते सिग्नल में रुके वहीं पर बैनर होता है जनरली, तो वहीं पर देख लिया, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। आगे राज्योत्सव से पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि राज्य अलंकरण है, कैसे नहीं पूछेगा। इसको भी क्लास में एक आपको यूट्यूब में ही वीडियो दिया था राज्य अलंकरण पुरस्कार करके, उसको ट्रिक से कराने की मैंने कोशिश की थी, बहुत अच्छे ट्रिक से कराया था मैंने, ठीक है। इसमें क्या ट्रिक है भाई, देखो मैंने बोला था लखनलाल मिश्र सम्मान को कैसे याद करना है। देखो ल करके आएगा लखनलाल मिश्र, उसमें नाम आएगा लक्ष्मी प्रसाद, लखनलाल लक्ष्मी, ल हो गया। अब देखो लखनलाल, ल मैंने बोला था ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार आ रहा है, तो भैया लखन लाल मिश्र से लक्ष्मी प्रसाद, ल करके याद रख लेना बोला मैंने। और एक तरीके से और बताया था लखन लक्ष्मी, लखन लक्ष्मण भगवान को बोलते हैं, लक्ष्मी माता, तो दो भगवान के नाम, लखन भगवान लक्ष्मी भगवान, ऐसे भी बता दिया था। तो ए का हो जाता 4, ठीक। गुंडाधुर सम्मान में मैंने बताया था कि गुंडे को धुन दिया अमितेश ने, गुंडे को धुन दिया अमितेश ने, तो गुंडाधुर सम्मान अमितेश मिश्र को मिला, ये मैंने बताया था। गुरु घासीदास सम्मान मैंने बोला था खेमचंद भारती, किस क्षेत्र में दिया था, सब कुछ बताया था। ठाकुर प्यारेलाल सम्मान और रविशंकर शुक्ल सम्मान 2 अग्रवाल को मिला है, ये 2 सम्मान जो है अग्रवाल को मिला है, ये बताया था। तो मुझे जस्ट अग्रवाल याद आ गया जैसे ही मैंने ठाकुर प्यारेलाल सम्मान देखा। डी का 3 मैच कर लीजिए भाई, उसके हिसाब से ABCD देख लीजिएगा। आंसर की तो पता है आपको, ऑलरेडी मिलान कर लिया आप लोगों ने, करेक्ट। तो
ये सब चीज को आप नहीं छोड़ के जा सकते भैया। करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे नहीं छोड़ना है, लेकिन पता होना चाहिए कि कितना करना है और क्या करना है। ठीक है, आगे ये लो, बजट के अनुसार पूछ दिया, बजट भी पूछेगा। अब पिछले बार का बजट 2022 था, इस बार 2023 के बजट से कुछ प्रश्न पूछ देगा आगामी उसमें, है ना। ठीक है, तो चलो देखो, ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से नहीं है, ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से तो है ही नहीं, ये किसके हिसाब से है, ये बजट 2022 के अनुसार है। अब आप बोलेंगे सर स्थिर भाव से पूछता था, प्रचलित भाव से पूछ दिया, तो भैया इकोनॉमिक सर्वे तो है ही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे से हमेशा स्थिर भाव से पूछता है, ये बजट से प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, तो ये डेटा तो सर इकोनॉमिक सर्वे में था ही नहीं, तो अलग अलग दिया है, इस पे भी कुछ लोग ऐसा बात कर रहे हैं। तो भैया ये बजट से प्रश्न पूछा ना, तो बजट में आंकड़े वेरी कर सकते हैं, डिफर हो सकते हैं। ठीक, तो देखो कृषि का हमको पता है कि योगदान, देखो योगदान पूछा है, घटक मतलब योगदान, कंट्रीब्यूशन। कृषि जो है वो सबसे कम होता है, मतलब बी का तो किसी को नहीं पता होगा कि उत्पादन कर और सब्सिडी का अंतर कितना है, 7%। ये तो सभी में देखो बी का 2 दिया हुआ था, तो हमको ये चीज पता चल गया कि बी का 2 है, ये बी में सभी में 2 दिया हुआ था, तो ये तो हमारी दुविधा खत्म हो गई, हमको केवल 3 में निर्णय लेना था। और हमको ये भी पता होता है कि कृषि का कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा कम होता है तीनों में, किसमें, कृषि, सेवा और उद्योग में कृषि का कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा कम होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा होता है सेवा का और सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन होता है उद्योग का। ठीक है, तो कृषि का 20%, सेवा का 33%, उद्योग का 40%। यहां से आसानी से, केवल कम ज्यादा, डेटा पता रहना जरूरी नहीं था यहां पर, इस बात को ध्यान रखें, डेटा पता रहना जरूरी यहां पर नहीं था एक्यूरेट। क्लियर है, केवल अनुमान, केवल अनुमान, अनुमान से प्रश्न बन रहे हैं, लेकिन ये अनुमान मतलब एकदम कोरा तुक्का नहीं है मेरा या आप लोगों का, जिन्होंने भी इसको बनाया है, जिनको नहीं भी पता था 40%, 30%, 33%, उन्होंने बनाया है, सही बनाया है प्रश्न को। क्यों, क्योंकि पता था कृषि का कम होता है, दूसरे नंबर पे सेवा का होता है, सबसे अधिक उद्योग का था। इसको बोलते हैं हेल्दी गेस वर्क। ठीक है, अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस। अब सर ये हमको बहुत परेशान किया, क्योंकि ई गवर्नेंस के हमको 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, है ना, ये परेशान किया है, ये किसी को नहीं पता था, ये कोई भी नहीं पढ़ा होगा, यकीन मानो, आराम से इसको स्किप करना था। लेकिन सर आगे ऐसे प्रश्न पूछ देगा तो कहां से पढ़े भैया, देखो जैसे मैंने बोला इन डेप्थ पढ़ना है, थॉरो स्टडी करनी है, प्री प्लस मेंस, ओवरऑल। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को ऐसा पढ़िए कि फैक्ट तो हो, लेकिन पूरा थ्योरी के फॉर्म में भी पढ़े, नोट थ्योरी के फॉर्म में कभी नहीं बनाना है। बुक पढ़ना है, ऑथेंटिक बुक पढ़ना है, केवल फैक्ट वाले बुक नहीं पढ़ना है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के, फैक्ट बुक जिसको बोलते हैं, नहीं, आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़िए ना, जिसको नॉर्मल सोर्स के तहत ही रखा जाता है, उसको पढ़ते चलिए, वहां से कुछ फैक्ट मिल रहा है, अपने नोट्स बनाइए, फैक्ट भी कवर हो रहा है, लाइनें भी कवर हो रही है। ठीक है, तो ऐसे टेक्स्ट बुक से अगर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, थॉरो, प्री प्लस मेंस दोनों। अब ये जो प्रश्न ई गवर्नेंस, ये है आपका मेंस का पार्ट। ठीक है, मेंस के कौन सा पार्ट, पेपर 3 लोक प्रशासन भाग 2, पेपर 3 में भाग 2 देखना, संविधान और लोक प्रशासन का भाग है, तो लोक प्रशासन में एक टॉपिक है ई गवर्नेंस, वहां से प्रश्न उठा लिया है। अब सोचिए क्यों बोलते हैं बार बार, हर प्लेटफॉर्म क्यों बोलता है आपको, मैं भी क्यों बोलता हूं, थॉरो स्टडी होनी चाहिए, ना कि प्री अलग मेंस अलग, नहीं, हम भी जो स्टडी कराते हैं, हम भले ही मेंस के सेपरेट सब्जेक्ट अभी तक शुरू नहीं किए, इस बार योजना है, लेकिन हम जितने भी सब्जेक्ट चलाते हैं हम ओवरऑल बताते हैं। ठीक है, ओवरऑल बताते हैं, कोई प्रीलिम्स नहीं, कोई मेंस नहीं, ओवरऑल पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसी पढ़ाई करनी है। हाँ, लोक प्रशासन ये हमने कवर नहीं कराया था, मैंने जैसे बोला लोक प्रशासन हमारे CGPSC एकेडमी चैनल पर हमने नहीं दिया हुआ था। ठीक है, हम कॉमन विषय जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पोर्शन है वो पढ़ाए थे, मतलब अब हम जो केवल मेंस में आते हैं वो भी पढ़ाएंगे। तो ये लोक प्रशासन से पूछ दिया था सर, तो हमने तो पढ़ा नहीं था सर, क्योंकि मेंस का था, कोई चिंता नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मतलब 95% लोगों को नहीं पता था, ये मैं कहता हूं, 95 क्या 99% लोगों को इसका आंसर नहीं पता था। चिंता ही नहीं करनी, बढ़ो आगे। ठीक है, अब आंसर की पे मैं एक एक की चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, वो आप ऑलरेडी मिलान कर चुके हो, मेरा ये वीडियो है ही नहीं आंसर की वाला, मैंने बोल दिया है ना। ये देखो, अब ई गवर्नेंस का है, तो आपने अब अगली बार देखा कि ई गवर्नेंस का ये तो लोक प्रशासन का है, पब एड का है, तो भैया इसको तो मैं छोड़ ही देता हूं बिना पढ़े, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा खोल के पढ़िए क्या है। ऊपर वाले प्रश्न में पूरा धारा पूछ दिया था, एकदम फैक्ट था, लेकिन यहां पर देखो पूछ दिया है ई गवर्नेंस में G2C किसको बोलते हैं। अब ई गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट, गवर्नेंस कौन करेगा, गवर्नमेंट, और टू मतलब टू किसके पास जाएगा, सी से सिटीजन के पास जाएगा, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है। लोक प्रशासन में G2C होता है, G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, G2B होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस होता है,
ये सब होता है। तो G2C बड़ा आसानी से पता कर पाते हम। किसी को नहीं भी पता था तो भी आंसर हर कोई सही करके आया है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, गवर्नमेंट है, ई गवर्नेंस की बात हो रही तो गवर्नमेंट तो आएगा ही जी से, गवर्नमेंट सभी में है। गवर्नमेंट डायरेक्ट किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? सिटीजन, नागरिकों के। ठीक है, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, ना ही कंज्यूमर, ना ही कस्टमर, ना ही कॉर्पोरेट। सीधा सीधा जो गवर्नमेंट का पहला दायित्व होता है वो सिटीजन के लिए होता है। यहां से ये प्रश्न बन जाता, भले ही ई गवर्नेंस का था, भले ही लोक प्रशासन का था, लेकिन लोगों ने मारा है सही इसको। समझ रहे बात आप? समझ रहे कैसे बनाना? ये है एनालिसिस पार्ट, कि जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सही कर सकते हो, और कैसे प्रश्नों को छोड़ना है वो भी मैं बता रहा हूं साथ साथ। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है? ये बिल्कुल दुविधा वाला प्रश्न है, इसको आप अटेम्प्ट कर भी सकते थे, इसको छोड़ भी सकते थे। अटेम्प्ट अगर आप करते तो थोड़ा रिस्क लेने वाली बात होती जरूर, लेकिन आपके चांसेस 50% सही होने के भी हो सकते थे। देखो जैसे ये बोला है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये भी ई गवर्नेंस से ही पूछ दिया है। अब उसके तहत संचालित परियोजनाएं कौन कौन सी है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको बोलते हैं स्वान, इसको तो बार बार सुना होगा। ई गवर्नेंस के तहत जो नहीं भी पढ़ा लोक प्रशासन, भैया न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर अगर एक साथ नहीं करना है, वीडियो नहीं देखना है, तो आपको डेली टू डेली अगर आपका आदत है तो न्यूज़पेपर पढ़ते चलो, बहुत सारी चीजों से आप अवेयर रहोगे। ये बार बार हर कोई कहता है न्यूज़पेपर पढ़ना ही है आपको, तो न्यूज़पेपर में ये सब हलते चलते भी पढ़ लेते ना भाई। ये छत्तीसगढ़ी थोड़ा सा टोन आता है ना, ठीक है, छत्तीसगढ़िया हूं मैं। चलो, तो ये इसके बारे में जब आप पढ़ते तो ये बार बार हमने सुना होगा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जिसको स्वान कहते हैं, ये इसके अंदर शामिल है। एक और चीज शामिल है इसके अंदर, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी शामिल है। तो मतलब पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे ऑप्शन हटा देना था जिसमें चौथा नहीं है, जैसे पहला हटा दीजिए, बाकी बी, सी और डी में चौथे और चार ऑप्शन, मतलब 4 और पहला दोनों थे। तो ये 3 ऑप्शन में आपको डिसाइड करना था, ठीक है, ये 3 ऑप्शन में डिसाइड करना था। डेफिनेटली ये 2 और 3 में आपको डिसाइड करना था। ये 2 और 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहां पर सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर लिखा हुआ है, जबकि एक जगह हमको देखने को मिलता है कि कस्टमर सर्विस सेंटर के तौर पे हमको देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी नहीं होगी और इसमें, ठीक है। तो 2 और 3 में थोड़ा सा रिस्क लेते, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर चारों आना चाहिए, चारों मेरे हिसाब से। अब वो सीजीपीएससी तय करेगा कि इसमें क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इसको आप बना भी सकते थे, इसको स्किप भी कर सकते थे। बनाने वालों के जो और छोड़ने वाले का जो रेशियो है वो 50-50% है इस क्वेश्चन के लिए। मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों ने इसको स्किप किया है, 50-50 भी नहीं, ज्यादा लोगों ने इसको स्किप किया है, ओके, छोड़ा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि भैया छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सरगुजा संपूर्ण जिला अनुसूचित क्षेत्र पूछ रहा है, कौन कौन से जिले हैं जो संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र है? बताया कुल 14 जिले हैं, बस्तर संभाग का पूरा, सरगुजा के 4, एक कोरबा और एक गोराला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। सरगुजा के 4 कौन कौन से? सरगुजा, एक सूरजपुर, जशपुर, अंबिकापुर, सॉरी बलरामपुर, ये 4 जिले सरगुजा के, सातों के सातों बस्तर के, एक कोरबा हो गया, गोरेला पेंड्रा मरवाही हो गया। तो इसमें कौन सा एलिमिनेट हो जाता? रायगढ़। ये संपूर्ण अनुसूचित जिला नहीं है, ये आंशिक अनुसूचित जिला है। तो पहला सही था, दूसरा सही था, चौथा सही था। पहला, दूसरा और चौथा जिस ऑप्शन में है वो सही है, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित संस्थान आयोग के स्थापना वर्ष पूछ दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें एक भी पता होता तो भी आपसे बन जाता, कैसे? देखो, राज्य चाहे अल्पसंख्यक आपको पता होता तो, या तो चलो ये मैं मान रहा हूं ये नहीं पता होगा लोगों को, ये भी नहीं पता होगा, ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान उद्घाटन या फिर राज्य अल्पसंख्यक आयोग, दोनों में से कोई एक पता होता, आप ये प्रश्न को बना लेते। क्यों? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो आपका कैसे दिया ऑप्शन, ए का सभी अलग, बी का सभी अलग, सी का सभी अलग, डी का सभी अलग। मतलब ये सभी अलग अलग वाले में ये है कि अगर आपको एक का भी पता है तो आप पूरा सही कर बैठोगे, पूरा सही कर सकते थे, इसमें पूरा सही कर सकते थे। क्लियर हुआ ये? चलो, तो देखो मैंने क्या बोला, ये ठाकुर प्यारेलाल, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है। देखो, ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन आप देखोगे ना तो ये 2002 में देखने को मिलता है, इसका वर्ष गलत दे दिया। चलो ठीक है, छोड़ो इसको,
ये राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन आपको पता होना चाहिए था। ये राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है ये वर्ष 2001 में हुआ है। केवल इसी से हम आंसर बना लेते। बी का 3 देख लीजिए, बी का 3 ये देखो बी ऑप्शन, बी का 3, बस केवल एक की जानकारी से, बाकी तो हमको पता भी नहीं, चलो छोड़ो, नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था। ठीक है, केवल एक से बन गया, तो इसको भी देखना होता है हमको। केवल ये देख लिया, अरे तो ये मेरे को नहीं पता, छोड़ दिए। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा और बहुत ही कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, प्रश्न केवल इससे भी बन जाते हैं बिना तुक्का के ना। मैं नहीं बोल रहा हूं तुक्का मारना है, केवल एक का पता होना चाहिए था, केवल एक का पता होना चाहिए था। अब उतनी तो जानकारी आपसे उम्मीद करेंगे ही करेंगे, एकदम से ऐसा है नहीं कि कुछ ना पता रहे और प्रश्न बन जाए, ये भी नहीं कह रहा हूं एकदम कुछ भी पता नहीं रहे और प्रश्न बन जाए, ऐसा भी नहीं होगा ना। चलो, क्वेश्चन ये होगा विलोपित क्यों होगा विलोपित, क्योंकि पूछा है सैंडिस के समय निर्मित ताहुतदारियां कौन सी थी, तो लोरमी और तरेंगा आंसर होगा, लोरमी और तरेंगा आंसर होगा, जो प्रश्न में मतलब ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ था, कोई सा भी नहीं दिया ऑप्शन, आंसर ये हो जाएगा, मतलब विलोपित, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है, लोरमी तरेंगा आपको बताया था। सैंडिस के समय लोरमी और तरंगा, सैंडिस से सैंडविच ध्यान रखो, और लोरमी तरंगे से तलो ध्यान रखो, तलो सैंडविच को, तो सैंडविच से सैंडिस याद आ जाता, और तलो से ता से तरंगा, और लो से लोरमी, ऐसा मैंने बताया था। एक मराठा काल में हो गया, और एक मैंने बताया था इलियट के समय 3 बने थे, मराठा काल में 2 बने थे। ठीक है, ये भी आपको बता चुका हूं, क्लियर। तो लोरमी तरंगा था ही नहीं ऑप्शन में। चलो आगे बढ़ो भाई, जिला पंचायत का केवल एक प्रश्न, वो भी जिला पंचायत से, और जिला पंचायत मतलब एक भाग होता है, एक स्तर होता है ग्राम पंचायत के ही अंतर्गत, पंचायत के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, है ना। तो ये पंचायती राज का ही है, नगरीय निकाय का नहीं है, ये बात ध्यान रखिए आप। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि एक ऑप्शन जो एलिमिनेट होना था वो था केवल चौथा, बाकी पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही था। निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें, बिल्कुल करेक्ट। लोकसभा के ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूर्णतः अंशतः उस क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तीसरा, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के ऐसे सदस्य जिनका उस जिले के मतदाता सूची में, ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, पढ़ते आए हैं हम, तीसरा भी सही है। चौथा एलिमिनेट कर देना था सीधा सीधा, लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय हो। नहीं, पंचायत का कोई भी स्तर हो, इसमें निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्णतः नगरीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसके लोकसभा के सांसद या विधानसभा के विधायक उस पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक, तो चौथा हटा देते आप, चौथा हटाते, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, मतलब आंसर बी, इसका आंसर बी करेक्ट। बढ़े आगे, चलिए माडा, ये मैंने अभी एग्जाम के जस्ट पहले 1 हफ्ते पहले संपूर्ण अनुसूचित जनजाति मतलब जनजाति परिदृश्य का एक वीडियो दिया था, उसमें माडा क्षेत्र के बारे में बताया था। माडा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं जहां पर 50% से अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल दे देते हैं, डिटेल है मेरे पास। ये देखो, ये माडा क्षेत्र है माडा के बारे में पूरी जानकारी है। माडा पॉकेट, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, माडा का फुल फॉर्म, में 1 से अधिक राजस्व ग्रामों को मिलाकर चिन्हित किया गया है जिनकी कुल जनसंख्या 10,000 से अधिक है। मतलब ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या जिनकी 10,000 से अधिक है, और जनसंख्या का 50% से अधिक जनसंख्या वहां जितनी भी है जो 10,000 से अधिक होनी चाहिए, उसमें 50% से अधिक जनसंख्या अगर जनजाति वर्ग के लोगों की है तो उसको माडा क्षेत्र घोषित करेंगे, माडा क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कितने माडा क्षेत्र हैं? 9 माडा क्षेत्र हैं। इससे भी प्रश्न पूछा गया है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है भैया। अच्छा, वही तो डिस्कस कर रहे थे, सॉरी। तो 9 माडा क्षेत्र हैं, देखो कौन कौन से। पहला गोपालपुर, दूसरा सारंगढ़, एक ही पॉइंट में दिया है लेकिन 2 अलग अलग क्षेत्र। नचनिया, बलौदाबाजार, रुजगा जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। कवर्धा, महासमुंद 1, महासमुंद 2, महासमुंद को 2 भागों में बांट के बोल दिया। गंगरेल, टोटल मिला के 9 हो जाते हैं। महासमुंद 1 और 2 अलग अलग काउंट करोगे। ठीक है, अब इसी से हमारा प्रश्न बन जाता है ये वाला, देख लो के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल था। 9 क्षेत्र तो थे। बलौदाबाजार शामिल है, जी हाँ सर। नचनिया शामिल है, अभी पढ़ा सर। कवर्धा शामिल है, अभी पढ़ा सर। गौरेला का नाम कहीं नहीं दिखाई दिया, एलिमिनेट। 1 2 3 आंसर। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट होती है जो आपको करके जानी होती है। करंट के ही अंतर्गत आप इसको पढ़ सकते थे,
ठीक है, चलो आगे बढ़ो। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितने आदिवासी क्षेत्र उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चांसेस है अगर कोई दावापत्ती सही से करे, ज्यादा संख्या में दावापत्ती करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये विलोपित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डेटा दिया नहीं है सही तरीके से। क्यों? जनगणना 2011 के अनुसार तो ठीक है, पूछा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कितना एरिया आता है? आंसर है 91 माफ करो 91,200 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, 91,200 समथिंग वर्ग किलोमीटर। अब 200 इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर 91,000 ध्यान रहता तो आपको पता चल जाता। 91,000 कहीं नहीं दिख रहा है, एक 88,000 दिख रहा है, एक 98,000 दिख रहा है। ठीक है, तो चांसेस है विलोपित हो जाए। ठीक है, अब सीजीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि वो 88,000 ले ले क्योंकि 91 के पास है ऐसा बोल के, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें जो करेंगे सीजीपीएससी करेंगे। ठीक है, 70वां प्रश्न जो है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में है भैया? हाँ, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ये जो भाग दिख रहे हो ना, ये लो, यहां पर ये नवनिर्मित जिला है एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ये पूरे छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। कितना इजी प्रश्न था, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे, हम आगे बढ़ते हैं। 71 रिहंद और मांड नदी का उद्गम स्थल पूछ दिया एक साथ, दोनों को मिला के। उपरोक्त में से कोई नहीं तो आंसर नहीं होगा, लेकिन अगर दावापत्ती हो तो सीजीपीएससी इसको डिलीट भी कर सकता है। क्यों? वैसे तो आंसर इसका मेन पार्ट होगा। देखो रीजन क्या है, मांड नदी का उद्गम स्थल मेन पार्ट ही है, लेकिन रिहन नदी का उद्गम स्थल छुरी मातरिंगा की पहाड़ी है। ये मैंने बताया था आपको, छुरी मातरिंगा की पहाड़ी। दोनों के दोनों, चाहे मेन पार्ट हो चाहे छुरी मातरिंगा की पहाड़ी हो, दोनों आता है सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में, सरगुजा में मेन पार्ट भी है, सरगुजा में छुरी मातरिंगा की पहाड़ी भी है ना। अब दोनों सरगुजा होने की वजह से आंसर को मेन पार्ट ले सकता है, लेकिन रिहन का उद्गम स्थल छुरी मातरिंगा की पहाड़ी है। इस आधार पर अगर दावापत्ती सही से गई तो ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मेन पार्ट तो दिया है मांड नदी का। समझे? चलो अगला, मधेश्वर पहाड़। जो जशपुर में नहीं रहते थे उनको ये प्रश्न का आंसर नहीं पता था, तो लगभग 99% लोगों ने इसको स्किप किया है। इसका आंसर आएगा जशपुर। ठीक है, इसका आंसर आएगा जशपुर, मधेश्वर पहाड़ देख लीजिएगा, है ना। इसका आंसर आएगा जशपुर, लोगों को नहीं पता था। टिन का सर्वाधिक संचित भंडार छत्तीसगढ़ में कहां है भैया? कहां है टिन? टिन है बेलाडीला में, मतलब दंतेवाड़ा में, मतलब बस्तर में, मतलब दंडकारण्य में। ठीक है, ना मैकल में है ना मैन पार्ट में है टिन, ये हमको पता है हमेशा से। कहां मिलता है टिन? दंडकारण्य में मिलता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न विवादित है, ये भी। क्यों विवादित है इसका रीजन सुनिए। अब ऐसे विवादित प्रश्न आप जरूर थोड़े से एग्जाम में उलझ सकते हैं, तो सीजीपीएससी को बचना चाहिए ऐसे प्रश्नों को देने के लिए, क्योंकि एग्जाम में छात्र जो है वो टाइम वेस्ट कर बैठता है, उलझ जाता है। तो यहां पर मैं थोड़ी सी आलोचना जरूर करना चाहूंगा सीजीपीएससी की, आयोग की। इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट जो बैठते हैं भैया, मुझे ऐसा लगता है ना सीजीपीएससी प्रूफ रीडिंग नहीं कराता है। मतलब पेपर सेट कर दिया एक बार ना, बस हो गया यार, बस ये मैंने पेपर सेट कर दिया है, जल्दी जल्दी 100 प्रश्न बना दिए हैं, जाओ दो छपा दो, बस यही होता है। इतना बड़ी संस्था, कम से कम 3 से 4 बार का वेरिफिकेशन होना चाहिए, प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए। अगर ये 3-4 बार होती है तो इतने मिस्टेक क्यों आते हैं? इतने बकवास से ऑप्शन ले लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ले लिए जाते हैं जिसमें उच्च सिंचित जिला भी शामिल है, और पूछा है निम्न सिंचित जिला। क्या पूछा है? निम्न सिंचित जिला। तो क्या विवाद है? देखो, निम्न सिंचित जिला के तौर पे एक हमको पता है सबसे निम्न सिंचित जिला है दंतेवाड़ा, उसके बाद है 1% नारायणपुर में, 1% सुकमा में, दोनों में 1-1% सबसे कम। तो क्या मारा इसमें फिर? अब आप बोलोगे 3 जिलों का सर कॉम्बिनेशन है, तो भैया इसमें अगर सबसे कम है तो कोरबा जो है वो बहुत अधिक है सिंचित जिला के तौर पे, इसमें सिंचाई प्रतिशत ज्यादा इधर। चलो सरगुजा मान लिया कम है, लेकिन कोरबा तो अधिक है। यहां पर बिलासपुर में सिंचित क्षेत्र अधिक है, चलिए मान लेते गरियाबंद। तो एक सबसे कम वाला और एक अधिक वाला भी तो है, कौन सा ले भैया? तो ये पूरा विवादित प्रश्न है, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है ये। अब वो डिपेंड करेगा किस पे, या तो बी ले सकता है आंसर या तो डी ले सकता है। ठीक है, अगर आंसर लिया मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। यही समझ में नहीं आता क्या सोच के प्रश्न
तय करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ ना, 1 साल की तैयारी करने वाले छात्र को पेपर सेट करने, वो आयोग से ज्यादा अच्छा पेपर सेट करेगा बिना गलती के। बिना गलती के ज्यादा अच्छा पेपर सेट करेगा। यहां पर मैं क्रिटिसाइज करूंगा, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बेवजह ऐसे प्रश्नों पे उलझता है, क्योंकि वो पढ़ के जाता है, उसको पता है निम्न सिंचित जिला कौन सा है, लेकिन आप कॉम्बिनेशन में ऐसा दे रहे हो जिसमें उच्च सिंचित जिला भी है, कैसे करेगा? फिर उलझ गया, अपना टाइम वेस्ट कर देगा और माइंड डिस्टर्ब, अलग अगले प्रश्नों को अलग तरीके से पढ़ेगा वो। यहाँ गड़बड़ होती है ना बात, यहाँ दिक्कत होती है छात्रों के साथ। मड़वा ताप विद्युत ग्रह इतना ईजी प्रश्न है कि जांजगीर चांपा डिस्कशन भी नहीं करेंगे हम। ये बढ़िया प्रश्न है, इसको मैं अच्छा बोलूंगा, ये अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने के कारण क्या है? या सीधा ये बोलना चाहिए, टॉपिक हमको पता होना चाहिए कि कहीं पर अगर उच्च लिंगानुपात है, जनरली हम देखते हैं जनजातियों में, तो जनजातियों में उच्च लिंगानुपात होने के कारण क्या होते हैं? तो हमेशा हम पढ़ते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या जो होती है वहां पर उसका अभाव होता है। क्यों? क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मतलब डिलीवरी से पहले, बच्चे पैदा होने से पहले बालक है या बालिका है ये पता नहीं चल पाता, क्योंकि वैसे कोई माध्यम नहीं होते वहां पर अनुसूचित क्षेत्रों में। ठीक है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो भी हम पता कर लेते हैं ना, वो वहां नहीं कर सकते। तो इस कारण कन्या भ्रूण हत्या जो है वहां पर नहीं होती। ये तो खैर एक फैसिलिटी की बात हो गई। अगर फैसिलिटी होती भी तो भी जनजातियों में जो है वो फीमेल्स को, ठीक है, महिला को पूजनीय माना जाता है और पुरुषों के बराबर ही माना जाता है। तो इस वजह से भी वहां पर कोई भेदभाव नहीं है पुरुषों और महिलाओं के मध्य। ठीक है, तो इस वजह से भी जो लिंगानुपात है वो ज्यादा है। क्लियर है? महिला कार्य भागिता, ठीक है, कार्य सहभागिता बोलना चाहिए, महिला कार्य सहभागिता ये पुरुषों के बराबर ही होती है जनजातियों में। जितना काम पुरुष करेगा उतनी महिला करेगी, तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो जितने चाह से हम बालक चाहेंगे पैदा होने के समय, उतनी चाह से बालिका भी चाहेंगे। ठीक है, तो ये सब कारण होते हैं। ठीक है, उच्च लिंगानुपात के, हाई सेक्स रेशियो के, कौन से क्षेत्रों में? अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्र में। ठीक, तो कन्या भ्रूण हत्या का भाव तो होगा ही होगा। अगम्य क्षेत्र का होना, बिल्कुल अगम्य क्षेत्र होना मतलब जहां फैसिलिटी जा नहीं सकती, जहां आसानी से जाया नहीं जा सकता। आसानी से जहां जाया नहीं जा सकता तो शहरीकरण बहुत ही जो है, शहरीकरण के प्रभाव जो है उसमें कम पड़ेंगे। शहरीकरण के प्रभाव कम पड़ेंगे, ध्यान रखना, जहां शहरीकरण कम होगा वहां सेक्स रेशियो अधिक होगा, जहां शहरीकरण ज्यादा होगा ना वहां सेक्स रेशियो थोड़ा कम होगा। उसके पीछे रीजन होता है इंडस्ट्रीज भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले ज्यादातर लोग होते हैं पुरुष। ठीक है, तो शहरीकरण जहां अधिक, पुरुष की संख्या अधिक होगी तो सेक्स रेशियो कम होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो अगम्य क्षेत्र है तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा नहीं, ज्यादा डेवलपमेंट होगा नहीं तो पुरुष ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं होगा, तो ये भी रीजन है। पिछड़ा क्षेत्र होना ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, और नेगेटिव सेंस छोड़ो, तुम ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, दो दो का ही है, कोई दो ही आंसर हो सकता है। तो भैया ये दोनों में हमने तय कर दिया। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये पिछड़ा क्षेत्र होना, पिछड़ा क्षेत्र होना कोई रीजन नहीं है लो सेक्स रेशियो, सॉरी हाई सेक्स रेशियो का। ठीक है, उच्च लिंगानुपात का कोई ये कारण नहीं है पिछड़ा क्षेत्र होना, नहीं। अनुसूचित क्षेत्र अपने आप में पारंपरिक रूप से पूरी तरीके से समृद्ध है, अपने आप में पूरी तरीके से समृद्ध है, अच्छे तरीके से, मतलब है ना। तो ये कारण हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो 2 और 3 आंसर मतलब सी करेक्ट। चलो, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? बात कर रहा है धमतरी जिले की। धमतरी क्षेत्र की बात करेंगे तो आंसर थोड़ा इजी हो जाता है, सागौन वृक्ष ही ज्यादा मिलेंगे, सागौन वृक्ष। लेकिन धमतरी उच्च भूमि में साल वृक्ष ज्यादा मिलते हैं। जहां भी उच्च भूमि होती है, जैसे बस्तर आपने देखा होगा, साल वृक्ष का द्वीप कहा जाता है, वहां साल वृक्ष मिलेंगे। जहां मैदानी क्षेत्र होगा वहां सागौन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीता नदी क्षेत्र बोल दिया है, बात कर रहा है धमतरी क्षेत्र की, सागौन आएगा ना कि साल। क्लियर, सागौन वृक्ष आएगा, बी आएगा आंसर इसका। गैस वर्क था इसमें ना, एकदम से एक्यूरेट देखेंगे आप, पढ़ेंगे ना तो धमतरी आपको सागौन में भी मिलेगा, धमतरी उच्च भूमि में, और सिंपल धमतरी जो है सागौन वृक्ष के लिए भी मिलेगा। खुरसेल जो है नारायणपुर का, वो सागौन वृक्ष के लिए उत्तम माना जाता है, मतलब उच्च क्वालिटी के सागौन वृक्ष के लिए माना जाता है क्षेत्र जो है। तो वो हमने पढ़ा था खुरसेल घाटी जो नारायणपुर में है, धमतरी के लिए पूछ दिया है ना, लेकिन सागौन है आंसर। चलिए, अभी इकोनॉमिक सर्वे आ गया भैया, हमारा हीरो जिसकी सब परवाह करते हैं, हमने भी पढ़ाया है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का पूछेगा, मैंने कहा था स्थिर मूल्य में पूछेगा, मैंने कहा था, लोग फॉलो भी करते हैं बिल्कुल। किस क्षेत्र में वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक रही? आंसर आएगा निर्माण। आंसर क्या आएगा? निर्माण। आइए अब आपको दिखाते हैं क्या पढ़ाया है हमने। लो, अरे सर ये तो प्रतिशत वृद्धि में आपने सर्वाधिक रेलवे क्षेत्र बोल दिया,
कितना परसेंट? 29.14%। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में रेलवे दिया है क्या? ऑप्शन में रेलवे दिया है क्या कहीं से भी? नहीं दिया है ना। तो दिए हुए ऑप्शन में सर्वाधिक किसका है ये बताना है आपको। तो चारों दिए हुए ऑप्शन में निर्माण का था 20 दशमलव समथिंग कुछ प्रतिशत वृद्धि दर, और ये चारों में सर्वाधिक थी। अगर रेलवे दे देता तो आंसर होता ये रेलवे प्रक्षेत्र 29.14, ये मैंने अपनी क्लास में बताया। और इसका भी बताया, ऐसा नहीं है कि इसका नहीं बताया, हर एक क्षेत्र का मैंने इंडिविजुअल वृद्धि दर बताया हुआ है। इसका भी बताया, निर्माण का 20 दशमलव कुछ प्रतिशत बताया क्लास में। वही कंटेंट सेलेक्ट करता हूं जो आपको एग्जाम में पूछेगा, मैं बार बार कहता हूं आपको फॉलो करना है। ठीक है, निर्माण आंसर आएगा 20 पॉइंट समथिंग परसेंट, सबसे ज्यादा इसी का था। ठीक, बढ़े आगे, चलिए आगे देखो। इकोनॉमिक सर्वे फिर से पूछ दिया, स्थिर मूल्य पर पूछ दिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे कम रही? सबसे अधिक, सबसे कम। सबसे कम रही इसी आपके स्लाइड में ही जो मैंने दिखाने की कोशिश की थी, तो न्यूनतम स्टोरेज मतलब भंडारण, सबसे कम। और वही ऑप्शन ही दे दिया है, ये देखो भंडारण, सी आंसर इसका, सबसे कम। ठीक, बढ़े आगे। वाह, औसत वृद्धि दर पूछ दिया सर, शुरू से लेकर अभी तक। अब ये 2012-13 से अभी तक पूछ दिया सर, कैसे करें? जो आपका इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ आता है ना, वो ये शुरू वर्ष भी दिया रहता है कि यहां से यहां तक भैया हम आपको औसत वृद्धि दर दे रहे हैं, आप सीधा सीधा कर लो। आपको ये चिंता नहीं करनी थी कि यहां से यहां पूछ दे सर औसत निकालना पड़ेगा क्या सबको याद करके, नहीं, ये डायरेक्ट देता है पीडीएफ में इकोनॉमिक सर्वे के। आंसर था 5.09%। ये भी बताया है पहले वीडियो आर्थिक समीक्षा वाले में, समझे? 5.09% कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर। क्लियर, 5.09%। चलो, यह पता होना चाहिए था राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, जिस समय प्रश्न पूछा गया था अध्यक्ष थे इसके केपी खांडे। अभी शायद श्री कृष्ण मूर्ति समथिंग कुछ चेंज हो चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। बाकी उस समय जिस समय प्रश्न पूछा गया था नवंबर की स्थिति में, प्रश्न जो नवंबर दिसंबर सेट हो जाता है ना, तो केपी खांडे थे यहाँ, तो इसका आंसर केपी खांडे होगा। ठीक है, 81। अगला 82। ये अब ऐसे प्रश्नों को करें कि छोड़े सर, ये भी तो डेटा दे दिया और अनाप शनाप दिख रहा है, अनाप शनाप नहीं है ये, इसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। क्यों? इकोनॉमिक सर्वे अध्याय शिक्षा आखिरी में आता है, शायद 12वें या 13वें नंबर का अध्याय है इकोनॉमिक सर्वे में। पहला ही पॉइंट है कि 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन से लाभान्वित छात्रों की संख्या है 28.66 लाख। 28.66 लाख पहला ही पॉइंट है, ऐसे आंकड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अब उसमें दिया कि कितने अधिकार पत्र अपलोड हुए, तो ऐसे अधिकार पत्र को कैसे बताएंगे? अब वहीं पर एक प्रश्न पहले भी पूछता था, जनधन खातों की संख्या कितनी है, ये आप आंसर कर सकते हो। जनधन खातों की संख्या क्यों? क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री ऐसे योजना लेके आए थे जिसमें सभी नागरिकों के बैंक अकाउंट को खोलने की बात की गई, तो उसमें ऐसा प्रश्न पूछेगा। बहुत बड़ा ये निर्णय था। लेकिन कितने वन अधिकार पत्र अपलोड हुए? कुछ एक लिमिटेड समूह है जिसको आप वन अधिकार पत्र देंगे, और कितने अपलोड हुए, ये अगर प्रश्न पूछेंगे तो ये तो गड़बड़ है ना। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ने, ऐसे प्रश्न जो शुरू में ही हाईलाइट के तौर पे दिए हुए हैं और डेटा भी इजी है भैया, ऐसे ही दिया डायरेक्ट 28.66 लाख। ये डिफिकल्ट नहीं है करने में, 2866 इसको आपको करना है, तो वो मैं पूरा बताता हूं आपको। चलो थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं अब। ये देखो, ये प्रश्न दिया था क्या मैंने? बिल्कुल दिया था। पढ़ाया था क्या सर? बिल्कुल पढ़ाया था, बार बार बोलता हूं। ये देखो, कुल कर में राजस्व वृद्धि कितनी, कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान कितना, 61.05%। आओ देखो, वही पूछा है, कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का हिस्सा कितना, योगदान कितना, 61.05%। ऑप्शन ए। ठीक है भाई, तो फॉलो करिए, किसी भी सोर्स को करो, मैं नहीं बोलता मेरा सोर्स करो, बाकी सोर्स भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो अच्छा मेहनत कर रहे हैं, उससे आप पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मतलब कहां से क्या करना है आपको, ये बता रहा हूँ। ये भी बताया भैया, जब मैंने कृषि बताया था जस्ट थोड़ी दिन पहले, मेरा मतलब प्रीलिम्स के पहले मेरा वीडियो आया था कृषि का, बहुत सही तरीके से मैंने बना के दिया था, हर एक बात उसमें डाली थी। मैंने बोला था, ये जो मैंने उत्पादन क्रम बताया था ना, मैंने बोला था इससे आपको 1-2 प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, और एक ही प्रश्न पूछा हालांकि बदकिस्मती से, लेकिन पूछा तो सही। किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ पूछ दिया भैया। सोयाबीन, हर कोई जानता है, आंसर क्या होगा? सोयाबीन। पूरा ऐसा कर करके बताया था मैंने, घटते क्रम में बताया था, शुरू नंबर पे थे सोयाबीन, समझे? चलो देखो इकोनॉमिक सर्वे के प्रश्न।
सीधा आपको पूछ दिया है कृषि उद्योग और सेवा का योगदान जीएसडीपी में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपको पूछ दिया है इसका योगदान। पता होगा कृषि का सबसे कम, लेकिन कितना पता होना चाहिए था, क्योंकि सब 16.16, इसमें 50.50.32 था। यहां पर एक्यूरेट पता होना चाहिए था, और ये बड़ा इजी है, इसको हर किसी को करके जाना चाहिए एक्यूरेट डेटा के साथ। तो आंसर आएगा बी, कृषि का 16.73, उद्योग का है 50.61 और सेवा का है 32.66। क्लियर? क्लियर यहां पर? आइए नेक्स्ट। इजी प्रश्न, बहुत ज्यादा इजी प्रश्न। रत्नपुर के शासकों के शिलालेख और ताम्र लेख के उनकी प्राप्ति स्थल से मिलान करिए। मैच द कॉलम, वो तो हमारा प्रश्न इजी होता है, केवल एक पता रहना था। पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र, बार 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 बोला, अमोदा ताम्रपत्र इतना फेमस है, अमोदा ताम्रपत्र इतना फेमस है, पृथ्वीदेव प्रथम का है। केवल इसी से ही प्रश्न बन जाता। क्यों? देखो, पृथ्वीदेव मतलब ए का एक वाला केवल एक ऑप्शन था, दैट इज ए। बस बाकी को नहीं भी पता था तो भी छोड़ देते, लेकिन हर एक मैंने यहां पर शिलालेख ताम्रपत्र बताया था पूरा क्लास में, हर किसी का। ठीक है, तो ये वही था, ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, मतलब सब सुमेलित थे पहले से ही, वही बताना था। बाहर साय का कोसगई था, ये बिल्कुल पता होना चाहिए था आपको। ठीक है, और पृथ्वीदेव का मुदा, ये दो से भी बन जाता अगर थोड़ा सा करके पूछ देता इधर उधर। ठीक। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के बारे में पूछा, उनके सिक्कों में कौन सी आकृति नहीं देखने को मिली है? तो इसको भी लगभग हर किसी ने सही मारा है, 99% लोगों ने इसको सही मारा है, मानव आकृति। क्योंकि इसके पहले जितने भी सिक्के मिले उसमें हमने गज शार्दुल का भी पढ़ा, इन्होंने उपाधि भी ली थी। सिंह, ये भी हमको मिले, चिन्ह देखने को मिलता ही है, और गज लक्ष्मी, ये भी चिन्ह हमको देखने को मिला। ठीक है, तो ये तीनों चिन्ह हम परिचित हैं इससे। मानव आकृति कहीं भी हमको पढ़ने को नहीं मिला था, तो मानव आकृति इनके सिक्कों में नहीं मिलती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रतनपुर राज्य के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहां पर कब? ये देखो, ये 1900, मतलब क्या सोच के, मतलब इतना बड़ा गलती, मतलब अब ये क्या होगा, नुकसान हो गया एक प्रश्न का, हालांकि हर किसी का हुआ है, विलोपित होगा, ये सीधा सीधा विलोपित होगा सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। क्यों? 1740 1700 समथिंग देना था, 1700 देना था, 1900 दिया, 200 वर्ष आगे बढ़ा के 1741 आंसर होता, 1941 बोल दिया है, विलोपित हो जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको ऐसा तो करेगा नहीं कि 1741 मान के आंसर ले लेगा, बी नहीं लेगा, डिलीट हो जाएगा, एक क्वेश्चन का लॉस। विद्रोह, भूमकाल विद्रोह के संबंध में केवल एक से प्रश्न बन जाता, क्योंकि बाकी सभी के सभी चार पता हो, ये थोड़ा सा दिक्कत था। देखो, एक था पुष्पाल बाजार, ये जो भूमकाल विद्रोह की बात की थी पुष्पाल बाजार लूटा गया और कुकानार बाजार लूटा गया। तो ये दो का डेट मैंने बताया था, पुष्पाल बाजार लूटा गया 2 फरवरी को, कुकानार बाजार लूटा गया था 4 फरवरी को। ये पूरी क्लास में मैंने बताया, इसके बाद भी बहुत सारे डेट बताए इसी भूमकाल विद्रोह के अंतर्गत। तो पुष्पाल बाजार तो है नहीं सर, अब क्या करें, कुकानार 4 फरवरी है ना, बी का 1 हमको पता है। बी का 1 से अब हम चेक करेंगे सर कूट है क्या, बी का 1, अरे वाह, केवल एक से बन गया, आंसर क्या हो गया, बी। बाकी का तो हमको नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बी का हो गया हमारा आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी। केवल बी का एक से बन जा रहा है, बाकी को हमको पता भी नहीं। चलो विद्रोह की घोषणा बोलो तो सबसे पहले तो विद्रोह की घोषणा ही होगी अक्टूबर 1909 में, लेकिन इस बात की जानकारी इस डेट के अलावा बाकी की जानकारी हमको ज्यादातर क्या एकदम क्लियर रूप में सोर्स में नहीं मिलती है। लेकिन कुकानार 4 फरवरी ये हर जगह मिलेगा आपको, अगर हर जगह नहीं मिलेगा तो मैंने तो पढ़ा है, कम से कम वहां मिलेगा आपको, वहां से प्रश्न बना सकते थे। आइए नेक्स्ट, मध्य प्रांत बरार, ई राघवेंद्र राव क्या इतिहास में ऐसा कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मुख्यमंत्री ई राघवेंद्र राव बने थे पहले। सबसे पहले देखो 1924 की बात करें, 1923 की, स्वराज दल बना, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से, ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से, ये सारे सदस्य थे। इनमें कुछ मतभेद हुआ, स्वतंत्र दल बना। स्वतंत्र दल की जो स्थापना थी वो ई राघवेंद्र राव ने ही की थी, और बाद में जाके इसी स्वतंत्र दल से वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, और जाकर 1927 में ये मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा 1927। पूरा इतिहास की क्लास में डिटेल में बताया मैंने दोस्तों।
ठीक, तो इतिहास तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और इस बार का प्रश्न तो इजी आ गया, इतिहास का बहुत ही ज़्यादा इजी आ गया है, बहुत ही फ्री हिट जैसा। ये देखो, ऐसे प्रश्न को तो मुझे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, इतना इजी है ये। रुद्री जंगल सत्याग्रह बोलो भैया कब है? हाँ, रुद्री जंगल सत्याग्रह हर किसी को पता है, 22 अगस्त। ठीक है, लेकिन इसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी किसमें है? पोड़ी जंगल सत्याग्रह के डेट में। अगर किसी ने दावापत्ती कर दिया कि पोड़ी जंगल सत्याग्रह का जो डेट लिया गया है वो गड़बड़ है, तो क्वेश्चन ये भी डिलीट होने के चांस हो सकते हैं। आंसर गड़बड़ कर दिया ना। मतलब जो कूट लिया है का वो गड़बड़ कर दिया। देखो, तमोरा का हमको पता है कितना, 9 सितंबर, ये दो तो ठीक है, इससे बन जाता है। पकरिया का होगा अक्टूबर, ठीक है। लेकिन जो पोड़ी जंगल सत्याग्रह का आंसर ये ले रहे हैं ना अगस्त, ये अगस्त नहीं होके ये होगा जुलाई। और इस आधार पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये डिलीट भी हो जाए अगर लोगों ने दावापत्ती ज्यादा कर दिया इसके लिए। ठीक, चलिए, रियासतों से प्रश्न, राजा महाराजा से प्रश्न, रियासतों के विलीनीकरण से प्रश्न आएगा, क्लास में बोला था। ठीक, तो ये रियासत से प्रश्न पूछ दिया, राजनंदगांव रियासत से। कब महेंद्र घासीदास को ब्रिटिश शासक ने शासक होने का दर्जा दिया, सनद दिया? तो भैया ये आंसर है 1865 का। रियासतों का विलीनीकरण जब आप पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कहां मिलेगा सर? रामकुमार बेहार। इतिहास के लिए मैं केवल एक और एक सोर्स आपको प्रेफर करने कहता हूं, रामकुमार बेहार जी की बुक। ठीक है, वहां से। नेक्स्ट, संत वल्लभाचार्य को कौन नहीं जानता? संत वल्लभाचार्य के लिए हमारे दिमाग में छत्तीसगढ़ से एक नाम एकदम अच्छे से आता है, चंपारण्य, जिला रायपुर। ठीक है, जिला रायपुर चंपारण्य, हर कोई जानता है। नहीं जानते तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वायु पुराण में महानदी का जो पौराणिक नाम है वो है नीलोत्पला। सतयुग में भी नीलोत्पला कहा जाता था इनको। ठीक है, महानंदा के नाम पे महानदी पड़ा। कनक नंदिनी प्राचीन काल में कहा जाता था। चित्रोत्पला द्वापर युग में कहा जाता था। सब बताया है मैंने। ठीक है भाई, आओ, ये कॉमन पूछ दिया था, काफी कुछ क्वेश्चन एकदम कॉमन पूछ दिए थे। कांगेर घाटी में कौन सा जलप्रपात नहीं है? अब चलो, इसको भी हमने पहली बार सुना, मान लेते हैं। इसको भी खुरसेल तो सुन रखा है ना हमने। ये ए, बी और सी के ऑप्शन को मान लेते हैं, पहली बार सुना, नहीं पता था हमको। लेकिन ये तो जानते थे ना, खुरसेल झरना। खुरसेल झरना नहीं पता था तो भैया आप नहीं पढ़ रहे हो, सीधी बात है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। खुरसेल जलप्रपात आपने पढ़ा था कहाँ पर? नारायणपुर में, खुरसेल जलप्रपात। और खुरसेल जलप्रपात जब आपने नारायणपुर पढ़ा है तो बोल रहा है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी का विस्तार हम देखें तो इधर तरफ बीजापुर की तरफ है, बस्तर बीजापुर इधर तरफ बेल्ट ऐसा स्ट्रेट, नारायणपुर की तरफ नहीं है। तो कांगेर घाटी में ये नहीं आता। खुरसेल वाला घाटी जो है, ये खुरसेल घाटी कहाँ थी? नारायणपुर में। और खुरसेल जलप्रपात खुरसेल घाटी में है, कांगेर घाटी में नहीं है। तो सीधा आंसर ये हो जाता क्योंकि पूछा है, नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट, बस पहुंचने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में यही पता चल रहा है दोस्तों कैसे अटेम्प्ट करने हैं अगली बार के लिए। और कुछ पॉइंट शुरू में बताया, उसको तो ध्यान रखना ही है। 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली परब किस जनजाति में मनाया जाता है? विवादित है। क्यों विवादित है, इसके पीछे भी रीजन बता देते हैं। बाली परब बस्तर का त्योहार है ये। ठीक है, बस्तर का। बस्तर में 2 जनजाति जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, एक भतरा और एक हल्बा। ठीक है, नीचे की तरफ छत्तीसगढ़ में। तो ये त्योहार जो है लगभग ये दोनों जनजातियों के द्वारा, मतलब जो भतरा मनाएगी वो हल्बा मनाती ही है। जनरली हम देखे होंगे जहां पर भी भतरा होता है ना, हल्बा आता ही आता है। तो बाली परब को भी ये दोनों जनजातियां मनाती है। लेकिन ये बाली परब जो है ना, मुख्य रूप से अगर बात करें तो भतरा जनजाति ही मनाती है इसे। तो आंसर अगर भतरा ले ले, देखो कुछ लोगों ने भतरा, कुछ लोगों ने हलवा मारा है। सीजीपीएससी का चांस है पूरा पूरा ये क्वेश्चन को डिलीट ना करके वो आंसर भतरा ही लेगा, क्योंकि कुछ सोर्सेस में बाली परब को लेके भतरा जनजाति ही दिया हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हलवा को गलत कर देगा। अगर हलवा भी कंसिडर करेगा तो क्वेश्चन विलोपित। अगर आंसर लेना हुआ कोई एक तो आंसर लेगा वो भतरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बच्चे बच्चे को पता है कि बच्चे के जन्म अवसर पे ये गाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है भैया? ये मेरा मतलब ये जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस पे सर्च कर लेना वाद्य यंत्र, छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र। उसमें सेकंड स्लाइड में नीचे की तरफ लिखा होगा कुछ प्रमुख गीत छत्तीसगढ़ के और उसमें जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं वो, उसमें देखना पंडवानी में लिखा हुआ है खड़ताल, है ना, करताल करके लिखा हुआ है लेकिन वो खड़ताल ही है, देख लीजिएगा। और ये मैंने बताया था अपने वीडियो में बहुत पहले। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा, ये काफी पहले, मतलब तकरीबन 1.5 साल पहले पढ़ा हुआ है।
देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ी वाद्यंत्र में खड़ताल, इसका आंसर आएगा बी। 99 कितना इजी है, हर कोई जानता है ददरिया क्या है, एक प्रणय गीत है, लव सॉन्ग है, ठीक है, रोमांटिक गाना है। भरथरी एक वैराग्य गीत है, बस 2 से बन जाता है, केवल ददरिया से बन जाएगा क्या, देखते हैं तो। सी का वन, क्या बात है यार, सी का 1 एक ही है, यहीं से बन गया प्रश्न, आंसर डी इसका, बाकी तो जानने की जरूरत नहीं थी। और भरथरी हर कोई जानता है वैराग्य गीत है, बी का 4, इसमें बी का 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। बस भले हमको दीवार के बारे में नहीं पता था, फड़ी गीत के बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है अब पता चला, प्लीज फॉलो करिएगा। जो लोग केवल इसको देख के चिंतित होकर छोड़ देते हैं कि दो नहीं पता, आप कैसे बनाएंगे, इसको कंसिडर जरूर करिए। केवल कई बार केवल इनमें से एक की जानकारी होते हुए भी ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कूट के आधार पर, केवल, ठीक। फुसर फुसर करना, कानाफूसी करना, ये तो मेरे ख्याल से 100% लोग जानते होंगे। तो ये था मेरा कुछ एनालिसिस, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आंसर के भी साथ साथ मैंने बताया, और किस क्वेश्चन की परवाह आपको नहीं करनी ये भी मैंने बताया पूरी तरीके से। और जो शुरू पेज में बताया था ना, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, उसका चार्ट बना के जरूर रूम पे टांगिएगा, पढ़ने से पहले, अगले वर्ष की तैयारी करने से पहले, शुरू करने से पहले, ठीक है। तो ये था एनालिसिस वीडियो इंडियन जीएस के। अगर आपको इसी प्रकार के एनालिसिस पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको आंसर की तो मिल चुका है, तो मेरा पर्पस तो होगा नहीं इतना लेट आकर आंसर की बताना, है ना। इंडियन जीएस सेकंड पार्ट छूटा है, 50 क्वेश्चन भारतीय सामान्य अध्ययन के। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार की मेहनत मैं हमेशा करता हूं आप लोगों के लिए, और आगे भी करूंगा। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम शुल्क पे, चाहे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं इस वर्ष की तैयारी के लिए। पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं ऑनलाइन, घर बैठे, सबसे न्यूनतम शुल्क में, ठीक है। थैंक यू सो मच।